अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 91 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी तक जब हमने ये चैप्टर शुरू किया है, अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टीज़, अबाउट द कॉमन डेफिनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सब शेल्स जो हैं, जो प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हैं, वो डी सब शेल और एफ सब शेल है। उसके अलावा अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में 100% फिक्स नहीं होते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से, बट बाय डेफिनेशन अगर हम उनको देखते हैं एटॉमिक फॉर्म में, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर कम्प्लीटली उसको फुलफ़िल करते हैं, उसके ऊपर कम्प्लीटली उतरते हैं। लेकिन अगर हम उनको एटॉमिक बाउंडेड फॉर्म में देखें, कंपाउंड की सूरत में देखें, तो उस वक़्त उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 है, तो उस वक़्त वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन तक पे पूरा नहीं उतरते हैं और उस वक़्त वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी से बाहर होते हैं। दैट इज़ वाई उस सूरत हाल में वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को। दैट इज़ वाई हमने क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पाए जाते हैं, और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं जिसमें ग्रुप नंबर 2B और 3B के मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं इस ग्रुप में। उसके अलावा हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा, जो कि एफ सब शेल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल एफ सब शेल है जो कि इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। और उसके अलावा बाकी के जो मेंबर्स हैं वो जो हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर डी सब शेल, तो इनकी जो सब शेल जिसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, जो कि आउटर मोस्ट में है, उसके हिसाब से भी हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी थी। थोड़ा बहुत हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अभी तक समझा कि क्या है, क्यों पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, क्यों ये टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की कहाँ पे जगह है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग कोई भी ग्रुप शुरू करते हैं, चाहे वो ग्रुप हमने 1A से लेकर 8A तक पढ़ा, तो सबसे पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते थे कि क्या ये मेटल्स हैं, क्या ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से हैं, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से हो सकती हैं। हमने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। तो इसी तरह सेम हम लोग अपना ट्रेंड रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी, कि हम लोग पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसके अलावा फिर हम उनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं और ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉइनेज मेटल्स हैं, यानी कि वो मेटल्स जिनसे कॉइन बनते थे, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया है, उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, जिनसे कॉइन्स बनते थे, वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब जब अगर हम लोग इनकी पढ़ते हैं अब जब हम लोग इनके पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इनकी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, यानी कि एक जैसी है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे क्लोजली रिजेंबल वन अनदर व्हेन वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, तो चूँकि इनकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। हमें पता चलता है कि क्या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्या किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है। तो चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी मैच करती हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेंबर्स की एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक मैच करती हैं। तो हम उस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होंगी, एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। हम लोग अब कुछ रिजेंबलेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर द मेटल्स इन द ट्रू सेंस।
अगर सही मानों में देखें तो ये मेटल्स होते हैं। हमने मेटल्स में क्या कहा था, वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करेंगे वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने लूज़ किए थे, जो पूरे उस मेटल के अंदर घूम फिर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में काम आते हैं, वो हीट की कंडक्टेंस में काम आते हैं, और वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट शेल की बहुत लो हो, तभी इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ हो सकते हैं। और सेम इज़ हैपनिंग विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दे आर द मेटल्स इन द ट्रू सेंस, कि इनके आउटर मोस्ट शेल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो होती है, तभी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में दे कैन ईजिली कम आउट, और ये मेटल के तौर पे एक्ट करते हैं, मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। अब ये वो मेटल्स हैं जो मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। they are very important metal as compared to from the point of commercial view, commercially industrially ये वाले metals जो transition element से belong करते हैं बहुत ज़्यादा important हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इन्हीं metals का जो कि transition elements से belong करते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप कह लें टाइटेनियम है, ज़िक्रोनियम है, मोलिब्डेनियम है, कॉपर है, निकल है, क्रोमियम है, आयरन है। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये तमाम के तमाम मेटल्स हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत वाइड यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इन मेटल्स को यूज़ में लाया जाता है। ये जो मेटल्स हैं दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स। बहुत हार्ड मेटल्स हैं जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है मतलब कि जो मेटल्स हैं उनके एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं जिन्होंने इस पूरे मेटल को जोड़ के रखा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो ये इनके आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं कि इनके बॉन्ड अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ वाई इन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। और बिकॉज़ इनकी मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल की जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट को ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। तो इन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है, यानी कि बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करने पे इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ईजीली बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे मेटल्स हैं। तो इस वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अपनी आउटर मोस्ट शेल को ब्रेक करके आ सकते हैं। ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि इनके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी आउटर मोस्ट शेल को ब्रेक करके आ जाते हैं तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर एटम से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। और ये एटम जो है ये कैट आयन है बिकॉज इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इस वजह से इनके अंदर बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन द कैट आयंस एंड एन आयंस, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो एलिमेंट्स जो कि वो मेटल जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं वो उनके अंदर कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। उसके अलावा ये मेटल्स एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिल के अलॉयज़ भी बना सकते हैं, और एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ मिल के अलॉय भी बना सकता है। अलॉय क्या होता है? लाइक स्टील। अलॉय क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या मेटल के साथ या फिर मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड भी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक शो करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एलॉयज़। और एलॉयज़ भी अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो कि आम एक अकेले मेटल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप कह लें कि अकेला एक मेटल है, जैसे गोल्ड सिल्वर है, दोनों मिलके आपस में वाइट गोल्ड बना देते हैं, दिस इज़ एन अलॉय।
जो प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ इस जो वाइट गोल्ड आया है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गोल्ड की होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ सिल्वर की होंगी, जिसकी वजह से अलॉय जो बनेगा वाइट गोल्ड वो उसके अंदर दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो अकेले अकेले दोनों में ना हो, और इस वजह से ये जो अलॉय है ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसी तरह अगर सिल्वर जो है वो कॉपर के साथ मिल जाए, उसे हम लोग स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। स्टर्लिंग सिल्वर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन अलॉय, बिकॉज उसकी भी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा ब्रास है, ये भी एक अलॉय है। ब्रॉन्ज है, स्टील है, मैंने बताया कि ये भी एक अलॉय है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक नया कंपाउंड अलॉय बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एज फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था क्रोमियम और कॉपर का, तो उनमें वैलेंसीज चेंज हो सकती हैं। जैसे कि कॉपर है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एस सब शेल कॉपर में एक्चुअली उसके 3D जो है वो 10 है, वो 3D 9 भी हो सकता है। जब 3D 10 होता है तो उस वक्त 4s1 था, और जब 3D 9 हो उस वक्त 4s2 है। 3D 10 का मतलब है कि 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 5 पेयर्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, और 4s1 का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर हम लोग 3D 9 की बात करें, ये भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की ही वैलेंसी है। 3D 9 की बात करें तो इसका कुछ इस तरह से है, और 4s2 है यानी इस तरह से। आप देख सकते हैं अगर हम लोग ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसकी डी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं 5 पेयर्स की सूरत में। और यहाँ पे लेकिन कमी क्या है, एस सब शेल में, जहाँ पे सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, पेयर उसका नहीं बना हुआ। सेकंड जो वैलेंसी है जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, दैट इज़ 3D9 4s2, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डी सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और यहाँ पे एस सब शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएशन दिखा सकते हैं इन देयर वैलेंसी, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ऑब्वियसली कॉपर जो है जिसके डी सब शेल कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और 10 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जो आयंस और कंपाउंड्स हैं दे आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म। जो आयंस और कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चले जाएं, या फिर जब एक ट्रांजिशन एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो वो कलर्ड फॉर्म में होते हैं, चाहे आप उन्हें सॉलिड स्टेट में ले लें या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में ले लें, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी डिफरेंट हो सकती हैं जिस तरह से मैंने अभी बताया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये कलर्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में बात कर लें या फिर हो सकता है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी कलर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I am here to help you out, and Allah Hafiz till my next lecture.